देखते हैं फोरशैडोइंग किंग ओडा सेंसेई। देखते हैं फोरशैडोइंग गॉड ओडा सेंसेई के बेस्ट फोरशैडोज को, क्योंकि भाई फोरशैडोइंग के मामले में वन पीस एक अलग ही लेवल पर है। भाई छोटी से छोटी चीज भी स्टोरी में आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनीवेज चलते हैं वीडियो पर, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हाकी से। कई लोगों को लगता है कि हाकी टाइम स्किप के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, ओडा सेंसेई को हाकी का आइडिया लेट आया, पर भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाकी और फोरशैडोइंग स्टार्टिंग में ही हो चुका था, जैसे कि जब शैंक्स सी किंग को डराकर भगा देता है, या फिर एलाबास्टर आर्क में ज़ोरो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो कि ऑब्जर्वेशन हाकी था। और भाई स्काई पीएम में तो सब लिटरली ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहे थे, बस उसका नाम अलग था, मंत्रा। फिर नेक्स्ट बगी एंड शैंक्स। बचपन में जब दोनों ही एक दूसरे से आर्ग्यू करते थे, तो किसने सोचा था कि दोनों ही योंको बनेंगे। अब भाई मेथड कोई सा भी हो, क्योंकि फ्यूचर का वो छोटा सा आर्ग्यूमेंट एक योंको राइवलरी तक जा चुका है। ज़ोरो ने क्वीना से प्रॉमिस किया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनूं, जो कि क्लियरली एक फोरशैडो था ज़ोरो वर्सेस मीहॉक के फाइट के लिए। एंड ओडा सेंसेई इस फाइट का हाइप नेक्स्ट लेवल बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आकर मीहॉक ज़ोरो से फाइट करता है। वहां पर मीहॉक ज़ोरो से 1000 टाइम्स ज्यादा ताकतवर था, एंड उसी मोमेंट से मीहॉक का वो टाइटल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन उससे कोई छीन नहीं पाया। नेक्स्ट स्टार्ट में जो नामी के हाथों में टैटू था, उसमें आर्लोंग का पूरा स्टोरी छुपा था। एलाबास्टर में ऐसे कई सारे हिंट्स थे जो कि फ्यूचर में एक मैसिव क्लू बनता है। स्टार्टिंग करते हैं द मोस्ट एलिजिबल नॉन स्ट्रॉ हैट मिस्टर 2 बोन क्ले से, और ये बंदा लॉयल्टी के मामले में एक नेक्स्ट लेवल पर है। तुम्हें याद होगा एलाबास्टर आर्क के बाद जब स्ट्रॉ हैट्स अपने शिप पर बैठकर वहां से जा रहे थे, तभी वहां पर मरीन्स आकर उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते हैं। स्ट्रॉ हैट्स का सफर वहीं पर खत्म होने वाला था, पर फिर हमारे मिस्टर 2 बोन क्ले वहां पर भी खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। तो सीधा चले जाते हैं मरीन्स के पास लूफी का फेस लेकर, और वहीं पर मरीन्स उन्हें पकड़ते हैं और इंपेल डाउन में फेंक देते हैं। नेक्स्ट लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल में जब क्रोकोडाइल पानी की मदद से हार जाता है, कि डेविल फ्रूट पावर्स के नेचर के लिए एक काफी बड़ा हिंट था कि डेविल फ्रूट्स के आपस में वीकनेसेस भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमें स्काई पिया में दिखी जाता है एनएल वर्सेस लूफी। एनीवेज नेक्स्ट है रॉबिन का नॉलेज पोनेक्लिफ का। ऑनेस्टली बता रहा हूं, स्टार्टिंग में तो मुझे बस पोनेक्लिफ एक वेपन लगता था, पर भाई यही पोनेक्लिफ वन पीस तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड भाई लूफी का किस्मत देखो, लूफी रॉबिन की जान बचाता है और रॉबिन कैजुअली शिप में आ जाती है, और वहीं से वो स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन भी कर लेती है। पर अब सोचो अगर रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन नहीं करती, लूफी कुछ भी कर ले वो लाफ टेल तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि करेंटली वर्ल्ड में कोई पोनेक्लिफ रीडर बचा ही नहीं है। नेक्स्ट स्काई पिया में जब लूफी बेल को रिंग करता है, ये काफी सिंबॉलिक है। ये एक फोरशैडोइंग है गोल्डी रोजर के ड्रीम का, जो कि अभी कंटिन्यू है। नेक्स्ट है एनएल का मून थ्योरी फोरशैडोइंग। उसके शिप में कुछ मार्किंग बने थे जो कि मून को हिंट कर रहा था, और भाई स्काई पिया के बाद एनएल एक्चुअली मून में ही जाता है, एंड फिर से वहां का गॉड भी बन जाता है। नेक्स्ट स्काई पिया का सबसे फेमस फोरशैडोइंग मंत्रा, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन हाकी है। पर स्काई पिया के लोगों को हाकी के बारे में पता ही नहीं था, उन्हें ये पता भी नहीं था कि ये है क्या, जिस कारण एनएल ने इसे मंत्रा का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्काई पिया के एंशिएंट विलेज की दीवार के कुछ ड्राइंग, एंड भाई इसे देख के तो लिटरली पूरा का पूरा वन पीस फैंडम हिल चुका था। ओडा सेंसेई ने स्काई पिया में ही सोच रखा था लूफी के गियर 5 के बारे में, और ये और कुछ नहीं बल्कि लूफी का गियर 5 या फिर नीका का फोरशैडोइंग। नेक्स्ट स्काई पिया के पोनेक्लिफ के नीचे गोल्डी रॉजर का नाम लिखा था, जिससे स्ट्रॉट्स को ये तो पता चल जाता है कि गोल्डी रॉजर यहाँ पर पहले आ चुके हैं। फिर वाटर 7 में CP9 का अलग अलग फाइटिंग स्टाइल हाकी का फोरशैडोइंग था, जिसमें कि स्काई वॉक एंड आर्मामेंट हाकी जैसी चीज थे। फिर इसके बाद थ्रिलर बार्क में जब ब्रुक का शैडो चोरी हो जाता है, एंड ब्रुक जब गेको मोरिया के मेंशन में अपने शैडो को ढूंढने के लिए घूम रहा था, वहां पर ब्रुक अपने स्वॉर्ड से कई सारे सोल्स को काट देता है। एंड ये एक फोरशैडो था जब होल के आइलैंड में बिग मॉम अपने होमीज को क्रिएट करती है, ब्रुक सीधा उनके सोल पर वार करता है, जिस कारण ब्रुक उन्हें डिफीट कर पाया। एंड जब कुमा कहता है आई वोंट सी यू फॉर अ व्हाइल, ये एक फोरशैडो था कुमा के सैक्रिफाइस का, जो कि उसने लूफी एंड अदर स्ट्रॉ हैट्स के लिए किया था। नेक्स्ट जब हम सावाओदी में सेलेस्टियल ड्रैगन्स को देखते हैं, उनका ये एरोगेंट पर्सनालिटी शुरू से ही चीख चीख कर बोल रहा था कि कोई मुझे मारो, और सच में जब से मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी से मैं सोच रहा था कि कोई तो इन्हें मारे, और फाइनली लूफी इसे मारता है। और टाइम स्किप के पहले इन्हें सावाओदी में टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, जो कि लिटरली एक फोरशैडोइंग था इमू सामा के लिए। फिर आता है डार्क किंग सिल्वर्स रैली, और रैली के साथ ही यहाँ पर हाकी का एक्चुअल इंट्रो होता है। इससे पहले भी हाकी यूज तो हुआ, पर किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पर यहाँ से हाकी को अपना एक प्रॉपर इंट्रो मिला, और ये फ्यूचर के लिए एक काफी बड़ा फोरशैडोइंग था। लूफी के पास्ट में जब साबो का शिप डूबता है, वहीं पर ड्रैगन भी प्रेजेंट होता है, एंड ये इनफ प्रूफ रहता है ये बताने के लिए कि साबो जिंदा हो। फिर नेक्स्ट लूफी जब अपने हैट को मरीन फोर्ड क्रॉस में रखता है, ये एक सिंबॉलिक फोरशैडोइंग था कि ये एक एरा का एंड है, और आज से ही एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। 3 day 2 year वाला टैटू तो भाई एक लिटरल मैसेज था, और वन पीस में जब टाइम स्किप चल रहा था, इस 3 day 2 year पर कई सारे थ्योरीज बनते थे। एनीवेज फिर जब जीन बे लूफी से फेयरवेल लेता है और कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे, और मरीन फोर्ट देखते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन जीन बे लूफी का क्रूमेट भी बनेगा। नेक्स्ट फिशमैन में जब भविष्यवाणी होता है लूफी फिशमैन आइलैंड को बर्बाद कर रहा है, और इसके लिए एक काफी पॉपुलर थ्योरी भी है, क्योंकि जॉय बॉय ने 800 साल पहले अपने टाइम पर फिशमैन से एक प्रॉमिस किया था, बट किसी कारण बेचारा जॉय बॉय उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया। उसका गिल्ट एंड शेम इतना बड़ा था कि उसने फिशमैन आइलैंड पर एक पोनेक्लिफ
स्टेप छोड़ा। जो पोनेक्लिफ आज भी फिशमैन आइलैंड पर वैसा का वैसा ही, बट हो सकता है सीरीज के एंड आते आते तक जब लूफी सभी को फ्री कर देगा तो हो सकता है वो फिशमैन आइलैंड को जमीन के करीब ले आए ताकि हर कोई जहां मन वहां पर फ्रीली जा सके। फिर ड्रेसरोसा में जब डोफ्लेमिंगो एंड लॉर्ड डी क्लैन की लेगेसी के बारे में बात करते हैं, ये भी फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा फोरशैडो है। नेक्स्ट है जुनिशा का पनिशमेंट, जो कि ईमू एंड एंशिएंट पास्ट के लिए एक काफी बड़ा हिंट था। जुनिशा ने कुछ ऐसा क्राइम कमिट किया है कि उसे पानी में एंडलेसली चलते रहने का सजा मिला। और सवाल तो ये भी है कि आखिर उसे ये सजा दिया किसने। पर इससे एक हिंट मिलता है कि जुनिशा ने जॉय बॉय को बिट्रे किया था। नेक्स्ट जब मोमोनोस्के और लूफी जुनिशा की वॉइस सुनते हैं, सेम इसी तरह पास्ट में मोमोनोस्के के फादर ओडेन एंड पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने भी इस वॉइस को सुना था। ये काफी बड़ा फोरशैडो था कि लूफी भी फ्यूचर पायरेट किंग बन सकता है। फिर जब काइडो स्काई आइलैंड से जंप करता है, उसे लिटरली एक खरोच भी नहीं आता और ये फ्यूचर के लिए काफी बड़ा फोरशैडो था कि काइडो को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड लूफी को भी तीन बार ऑलमोस्ट मरना पड़ा काइडो को डिफीट करने के लिए। गियर 4 का रिवील एंड स्लो बिल्डअप, इन सब का हिंट हमें ड्रेसरोसा आर्क के स्टार्टिंग से ही मिलना चालू हो गया था। नेक्स्ट है जॉय बॉय का रिटर्न। जॉय बॉय एक एंशिएंट एंटिटी था जो कि लूफी के पहले उसके डेविल फ्रूट हितोनोमी का यूजर था। जॉय बॉय ने कोशिश किया था वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाने का, पर उसके 800 साल बाद लूफी एज अ जॉय बॉय रिटर्न करता है एंड वो वर्ल्ड का फ्रीएस्ट इंसान बन जाता है। फिर नेक्स्ट जब स्काइपिया के लोग सन गॉड को वर्शिप कर रहे थे, आगे जाकर पता चलता है कि हमारा लूफी ही सन गॉड है। थ्रिलर आर्क में हमें जोरो के लिनिएज के बारे में थोड़ा हिंट मिला था। वानो आर्क में ये कंफर्म हो गया था कि जोरो ryuma के ही फैमिली का है। जोरो के भी रगों में शिमोत्सुकी का ब्लड घूम रहा है। नामी पहले जो टी शर्ट पहना करती थी उस पर एक एलिफेंट था एंड भाई वो एक फोरशैडोइंग था जुनिशा। नेक्स्ट है डी ऑलवेज स्माइल इन डेथ, चाहे वो एस हो, रॉजर हो या फिर गार्ड। एंड इनके अलावा भी रॉबिन का सेवियर सोल। इन सभी में एक चीज कॉमन है, सभी लोग डी क्लैन से हैं और इनके फाइनल मूवमेंट में ये हमेशा हंसते रहते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर, सोल अब भी जिंदा है और मंकी डी गार्प का कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट है बिग मॉम का ऑब्सेशन विद जायंट्स। उनका बैक स्टोरी तुम्हें पता होगा, 6 साल की उम्र में उन्होंने कितना तबाही मचाया, पर उसी समय से उन्हें जायंट्स के लिए एक अलग ही ऑब्सेशन था। और वहीं पर हम लोकी को पहली बार देखते हैं, जो कि यहाँ कुछ खास नहीं दिखता। पर बिग मॉम बताती है कि अगर लोकी और उसकी बेटी लोला का शादी हो जाए तो उनका एलाइड फोर्स वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन सकता है। पर उस वक्त के लोकी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये बस एक फोरशैडो था, क्योंकि जब लोकी फाइनली इंट्रोड्यूस हुआ, हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आखिर बिग मॉम ने ऐसा कहा क्यों था। नेक्स्ट वानो में जो सांजी को एक पावर अप मिलता है, यानी जब उसके जर्मा जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सांजी के पास्ट में इसका फोरशैडोइंग हो चुका है। और अगर हम इससे भी पहले जाए, स्काइपिया जाने से भी थोड़ा पहले, तो सांजी अपने फैमिली के बारे में बात करता है जो कि नॉर्थ ब्लू में रहता है। और वहीं से सांजी का फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसा आता है जिससे कि ये सबको पता चल जाता है कि सांजी अपने घर वालों को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट है अल्टीमेट फोरशैडोइंग। और अब तुम ही सोचो, एक सिंगल पिक्चर में ज्यादा से ज्यादा कितना इंफॉर्मेशन फिट हो। और भाई यहाँ पर वन पीस के राइटर ओडा की बात चल रही है। भाई इस पिक्चर को तुम पास्ट के 1100 एपिसोड का एक छोटा सा समरी मान सकते हो। यही वन पीस का फाइनल वॉर है। यहाँ पर ईमू है, उसके सामने सन गॉड निका है। निका के साथ वन पीस के हर रेस के लोग हैं, जायंट्स, टोंटाटास, लुनेरियंस, फिशमेंस और एक बड़ा सा ग्रैंड फ्लीट। और ये सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं अकेले ईमू से। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फोरशैडोइंग की जिसे फैंस ने क्रिएट किया है एंड फ्यूचर में इसके सही होने की काफी पॉसिबिलिटी भी है। जैसे कि तुम्हें याद होगा, स्टार्टिंग में जोरो आर्लोंग की ही कुर्सी पर बैठ जाता है। ये होता है तब जब वो आर्लोंग को मारने के लिए उसे खोज रहा था। एंड एक फैन थियरी है कि इसी तरह जोरो भटककर उस एम्प्टी थ्रोन के पास पहुंचेगा और उसी एम्प्टी थ्रोन पर जोरो बैठ भी जाएगा और गलती से ही पर पूरे वर्ल्ड का रूलर बन जाएगा। और एक ऐसा थियरी भी है जिसमें सांजी कभी भी अपने सपने को पूरा कर ही नहीं पाएगा, मतलब वो ऑल ब्लू को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ थ्योरीज के हिसाब से लूफी एंड जब सन गॉड निका के ट्रू पावर्स को अनलॉक कर लेगा, लूफी उस रेड लाइन जो कि पूरे वन पीस वर्ल्ड को कवर करता है उसे कंप्लीटली तोड़ देगा। एंड एक और थियरी है कि जब सभी स्ट्रॉ हैट्स अपना सपना पूरा कर लेंगे, सभी लोग एक पायरेट बनना कंटिन्यू रखते हैं और अपनी लाइफ का फुल मजा लेते हैं और उनका जिंदगी ऐसा ही चलता है और एंड में वो लोग बूढ़े होकर मर भी जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर ब्रुक। ब्रुक के अलावा उसके हर एक फ्रेंड्स बूढ़े होकर खत्म हो जाते हैं। एनीवेज ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, इसलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।